हेलो एवरीवन। जो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल एसी सर्किट में, वो है बेटा पॉलीफेज सर्किट के बारे में। ठीक है, पॉलीफेज के बारे में है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया है। इससे पहले हमने डिस्कस किया है सिंगल फेज एसी सर्किट के बारे में। ठीक है, उससे पहले जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है सिंगल फेज के बारे में। ठीक है, सिंगल फेज और टू फेज या थ्री फेज में क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो अभी जो हमने पढ़ा, जैसे जो भी हमने पढ़ा, आर के बारे में पढ़ा, एल के बारे में पढ़ा, सी के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, आर एल का, आर सी का, फिर सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस के बारे में चीज़ें पढ़ी। हमने सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन किया, वो सब में किया कि हमने तीन चीज़ों को पहले देखा कि हम पहले सर्किट में वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, और उसके बाद फेज डिफरेंस को निकाला, जिसके द्वारा हमने पावर फैक्टर को फाइंड किया, कॉस फाई। ठीक है, और जब पावर फैक्टर मिल गया तो हमको पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये हमने पढ़ लिया। किसी भी सर्किट के लिए पावर अलग अलग होगा क्योंकि वोल्टेज, करंट और फाई का मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ा हमने, वो सब सिंगल फेज के बारे में था। देखो अब हमारी जो अगला टॉपिक है वो है थ्री फेज के बारे में। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम के बारे में। थ्री फेज को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको पूरा थ्री फेज भी लिख सकते हो। ठीक है, थ्री फेज। देखो फेज का जो जनरल मीनिंग मैंने बताया है पहले भी, कि फेज का जो जनरल मीनिंग होता है वो आपको बताता है कि क्या हमारा पोजीशन है, लाइक कि क्या हमारी, डायग्राम से समझते हैं कि सपोज ये हमने कहा कि सिंगल फेज है। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट एक है, हमारे पास पैरामीटर एक है, हमारे पास वोल्टेज का एक इक्वेशन है, करंट का एक इक्वेशन है, पावर का एक इक्वेशन है। ठीक है, तो वाइंडिंग एक है, सर्किट एक है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं सिंगल फेज में। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक पोजीशन हमें मिलती है। ठीक है भाई, करंट, इंस्टेंटेनियस करंट यहाँ क्या हो सकता है, या वोल्टेज यहाँ क्या हो सकता है, किसी मोमेंट पे यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है सिंगल फेज के बारे में। ठीक है, अब जब बात आती है थ्री फेज के बारे में, तो हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास वहाँ पे तीन चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास वोल्टेज के इक्वेशंस होंगे। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास करंट होंगी, और पावर में हम सबको अलग अलग पावर निकालेंगे, तीनों फेज का अलग अलग पावर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि सिंगल फेज जनरेशन कैसे हुआ था और थ्री फेज जनरेशन कैसे होता है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि सिंगल फेज जो हमारा है, एक फेज है या सिंगल फेज है, इसका जनरेशन भी जनरेटर द्वारा या अल्टरनेटर से होता है। टू फेज का भी जनरेशन होता है, और थ्री फेज का भी जनरेशन जो होता है वो भी अल्टरनेटर से ही होता है। तो पॉलीफेज में हम बेसिकली थ्री फेज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलीफेज में हम थ्री फेज को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि सिंगल फेज की हम बात करें, तो आपको पहले भी पता था, बट एक थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ कि सपोज़ हमारे पास ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, सपोज, और यहाँ पे कोई कंडक्टर है। ठीक है, वो कोई कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर जो प्लेस है वो किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और कंडक्टर जो है हमारा, हमने इसको नाम दे दिया ए, और इस टर्मिनल को बी। ठीक है, तो जब भी मैंने बताया था कि रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्ष गति होती है किसके किसके बीच, चालक यानी कंडक्टर
या चुंबकीय क्षेत्र के बीच जब भी सापेक्ष गति होती है तो कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, चालक में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये सब बातें हमने पढ़ चुकी है फैराडेज लॉ वगैरह में, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने कहा कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स इन द सेंस चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है जो ग्रीन कलर से एरो दिखाया गया है। और अगर मान लो कंडक्टर यहाँ पे रोटेट कर रहा है, चालक जो है वो घूम रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो घूमेगा तो कट करेगा किसको, चुंबकीय क्षेत्र को कट करेगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और हमारी सर्किट कंप्लीट है, परिपथ हमारा पूर्ण है, तो वहाँ पे एक प्रेरित विद्युत वाहक एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। क्योंकि जहाँ वोल्टेज क्रिएट होता है या वोल्टेज ओरिजिनेट होता है वहाँ करंट का फ्लो होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक कंडक्टर है और एक पोजीशन पे एक जगह कट कर रहा है, और इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, मान लिया हमने उसको E1, तो हमने कहा यार एक ही वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, दैट इज सिंगल फेज, ठीक है, दैट इज सिंगल फेज, क्योंकि एक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखो, ये हम बनाते थे सिंगल फेज के लिए, ठीक है। और अगर मैं इसको एंगल मानूँ, ठीक है, और इसको हम मान लिया कि हमने ईएमएफ मान लिया, ठीक है, इसको ई मान लिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लो चाहे एंगल ले लो, जो भी है, ठीक है, मान लिया इसको एंगल मान लिया थीटा, ठीक है। तो होता क्या था, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि यार पहले क्या हो रही है, पहले इनिशियली ज़ीरो है, ठीक है, इनिशियली वोल्टेज का मान या ईएमएफ का मान ज़ीरो है, धीरे धीरे इसका मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, जिसको हम ई मैक्स कहते थे या ईएम कहते थे या वीएम कहते थे, जो भी नाम दे लो। फिर इसका मान धीरे धीरे यहाँ पे फिर ज़ीरो होता है, फिर नेगेटिव की तरफ जाता है और फिर यहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर इसको हम ई मैक्स ही कहते हैं विद माइनस साइन के साथ, फिर वो हमारा ऊपर बढ़ता है और फिर ज़ीरो होता है, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार नेगेटिव साइकिल होती है, ये हमने पढ़ा है। तो होता क्या है कि आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि एक ही टाइम पे एक बार में वोल्टेज का एक ही मान मिलेगा। जैसे किसी एंगल पे हमने कहा कि बताओ कि t बराबर 2 सेकेंड सपोज, तो ये एक मान मिलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसे तात्कालिक मान कहते हैं। मतलब वोल्टेज का किसी भी समय पे जो मान होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, वो तात्कालिक मान होता है या करंट का मान होता है, जो भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक ही मान मिलेगा, कुछ टाइम बाद यहाँ एक ही मान मिलेगा, कुछ टाइम बाद सपोज यहाँ है तो एक ही मान मिलेगा ना। मान लो टी बराबर 12 सेकंड पे ये पार्टिकल, ये यहाँ पे हमें मान मिला, टी बराबर 20 सेकंड पे हमें ये मान मिला। तो सिंगल फेज में हमेशा किसी भी मोमेंट पे, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, हमें एक ही मान प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉपर्टी ये होती है, एक कंडक्टर होता है और उस कंडक्टर में बहने वाली धारा होती है, और हमें वो उस बहने वाली धारा का मान भी हम अगर हमें पता है, सपोज आई है, तो हम आई के लिए भी क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं, सेम तरीके से बनाते हैं। और हमने पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है कि अगर हमको पता है कि v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है, अगर v बराबर या e बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है, तो हमने पढ़ा है कि i का मान क्या होगा कि आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब या तो ये ओमेगा टी प्लस, या तो ओमेगा टी माइनस फाइव होगा, चाहे प्लस फाइव होगा, या इसका मान ज़ीरो होगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ पे समझ में आती हैं, ठीक है। ये चीज़ जब थ्री फेज़ की हम बात करते हैं, ठीक है, चलो पहले टू फेज़ देख लेते हैं। टू फेज़ हालांकि सिलेबस में आपके नहीं है, बट एक मोटा मोटा समझते हैं टू फेज़ क्या होता है। देखो टू फेज़ में क्या होगा कि हमारे पास दो कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है। टू फेज़ में दो कंडक्टर हो गए, जैसे ये आपने बनाया, ये आपने बनाया, और मान लिया कि ये एक कंडक्टर है, राइट, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और एक कंडक्टर ये है, ठीक है।
दोनों 90 डिग्री पे प्लेस्ड है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है एक तरीके से, ये एक तरीके से लंबवत है, ठीक है, ठीक है, एंगल इनका 90 डिग्री है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी यही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जब कंडक्टर रोटेट करेगा तो ये वाला पहला वाला भी कट करेगा, सपोज ये 1 है और ये वाला 2 है, दो कंडक्टर हैं, दो चालक हैं, दोनों कट करेंगे। दोनों कट करेंगे तो दोनों में क्या होगा, दोनों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और दोनों में धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। अगर मैं इसको फेजर के या इसको मैं बना के देखूं साइन के कर्व में, तो मान लिया कि ये है, ठीक है, सपोज ये थीटा से एंगल से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा ईएमएफ मान ये है। तो अगर हम ये मान लिया पहला कंडक्टर था 1 जो रेड कलर से दिखाया है और दूसरे को मैंने ग्रीन से दिखाया है, ठीक है, तो मान लिया ये, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हो, एक कंप्लीट साइकिल जो होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो, हमेशा 360 डिग्री का होता है और पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई का मान होता है 360, तो एक साइकिल 2 पाई का है, रेड वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये होगा बेटा पाई, ठीक है, और ये होगा इसका आधा, दैट इज पाई/2, ये सब मैंने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। चलो ये होता है पाई/2, पाई/2। तो यार ये देखो ना, ध्यान से देखो, जब रेड वाला, मैंने पहला कंडक्टर रेड है और दूसरा वाला ग्रीन है, तो जब रेड वाला कंडक्टर हमारा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है, तो हमारा ग्रीन वाला कंडक्टर अभी 0 पे है, इनिशियली कितना है, 0 पे है। समझ रहे हो बात को, जब ये मैक्सिमम पे है तो ये 0 पे है, तो एक है 0 पे और एक है मैक्सिमम पे, और मैक्सिमम मतलब कितना, पाई/2 पे, मतलब जब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री एंगल पे ये अधिकतम मान को प्राप्त कर रहा है, तो उस समय ये वाला अभी 0 पे है, देखो हरे वाले को अभी 0 पे शुरू किया है, तो बीच का अंतर कितना हो गया, फेज का अंतर कितना हो गया, फेज का अंतर पाई/2 यानी 90 डिग्री का हुआ, ठीक है। फेज का एंगल, फेज का डिफरेंस कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ, यानी पाई/2 का हुआ। क्यों, क्योंकि इसके लिए अभी ये 0 है, ग्रीन वाले के लिए ये पाई है, और ये जब कंप्लीट होगा तो यहाँ उसको 2 पाई मिलेगा जब ये कंप्लीट होगा, ठीक है, मतलब यहाँ से साइकिल शुरू हुई, यहाँ से, और यहाँ ख़त्म होगी, बात समझना। तो कुल मिलाकर के जब हमारा 2 फेज सर्किट होता है तो वहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और 2 फेज के लिए हमें 90 डिग्री है, उसमें काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए हम 2 फेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस पर हमें नहीं जाना है। अब सीधे आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक 3 फेज पे। यार देखो 3 फेज की जब बात करते हैं, सेम तरीके से सोचेंगे कि एक कंडक्टर, एक ये है मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। बना लो यार यहाँ पे भी एक, चूँकि 3 कंडक्टर है तो तीनों को कुछ हम इस तरीके से प्लेस करेंगे कि एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे, ठीक है। चलो नाम रख लो इसके, नाम क्या रखना है, कुछ भी रख लो। इसका पहला 1 कंडक्टर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो, ठीक है। 3 कंडक्टर हैं, 1 2 3, और तीनों किस में रखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं, जिसकी दिशा इस प्रकार से है, दिशा किस प्रकार से, इधर से इधर है। जब ये रोटेट करेंगे, कौन, कंडक्टर मतलब चालक, 1 2 3, तो क्या करेंगे, फ्लक्स को कट करेंगे, कुल मिला करके क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से इसमें धारा का प्रवाह भी होने लगेगा, तो मतलब चालक 1 में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा
और उसमें एक धारा बहेगी। चालक टू, कंडक्टर टू में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और धारा बहेगी। सेम 3 में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसमें एक इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा का प्रवाह होगा। तो तीनों हमारे हो गए। अब खास बात क्या है इसमें आपको याद रखना है कि जो तीनों चीज़ें होती हैं, तीनों हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं ये मैकेनिकली भी 120 डिग्री पे प्लेस्ड होते हैं। मतलब इनके बीच का जो कोण होता है वो 120 डिग्री होता है, तीनों के बीच का कोण। ठीक है, तीनों के बीच का कोण, जैसे 1 और 2 के बीच का कोण कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, 2 और 3 के बीच का कोण कितना होगा, 120 डिग्री। 1 और 3 के बीच का कोण भी कितना रखना है, 130 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, जैसे सिंगल टू फेज में 90 डिग्री का फेज था, दो कंडक्टर के बीच एक दूसरे के लंबवत थे, यहाँ 120 डिग्री होता है। अब इसको ऐसे देखो कि माना एक चालक जो था ये था, एक चालक जो था ये था, और एक चालक जो था ये था। चालक है, मान लो तीनों कंडक्टर हैं, तो तीनों के बीच बेटा जो सापेक्ष कोण बनना है, ये और ये भी 120 डिग्री। मान लो ये एक है, ये चालक 2 है, ये चालक 3 है, इस 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री, तीनों के बीच कोण एक दूसरे के, ठीक है, 1 2 1 3, 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब ये हुआ कि यह जब थ्री फेज में 120 डिग्री का होता है तो इसे बेटा बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या है, जैसे फोर्स आपने पढ़ा होगा, बैलेंस फोर्स करते हो, हिंदी वर्ड जो भी उसका अप्रोप्रिएट होगा आप समझ लेना। बैलेंस है मतलब ये भी 120 डिग्री है, पहला दूसरे के बीच, दूसरे तीसरे के बीच, 1 और 3 के बीच, तीनों के बीच 120 डिग्री का कोण बनेगा, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस है तो 120 डिग्री का कोण है, अगर बैलेंस नहीं है तब 120 डिग्री का कोण नहीं रह जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं अनबैलेंस कंडीशन। अगर 120 डिग्री का कोण मेंटेन नहीं रहता है तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास सामने आती हैं, जनरेशन कैसे होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ इस पे, तो ठीक है, तो पहला मान लो कि यार ये है, ठीक है, ये है हमारा है पहला कंडक्टर से जो इंड्यूस वोल्टेज हुआ, यहाँ मान लो थीटा था, यहाँ पे ई एम एफ ई है, तो जो पहला इंड्यूस वोल्टेज हुआ वो था ये ब्लैक कलर से। ठीक है, यार दूसरा हमने कहा कि यार दूसरा जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, 120 डिग्री से होगा, तो हम दूसरे के लिए ये ले लेते हैं कि यार ये है, मान लो कि दूसरा जो है वो ये है। ठीक है, दूसरा जो है ये है। और तीसरे की हम जब बात करते हैं तो तीसरा हमने मान लिया यार ये है। ठीक है, तीसरा जो है वो ये है। तीन कलर है, तीनों दिखाया मैंने। पहला जो है जीरो से शुरू हो रहा है वो हमने मान लिया पहला है, मतलब इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो E1 है जो ब्लैक कलर का है। जो ग्रीन कलर का है उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो E2 है, दूसरे कंडक्टर में, दूसरे चालक में। और तीसरा जो है ग्रीन ये ब्लू कलर का, उस पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो E3 है। ठीक है, तो इसको हमने E1 बोला, ठीक है, इसको हमने E1 बोला, इसको हमने E2 बोला और इसको हमने E3 बोला। कलर के हिसाब से हमने तीनों बना दिया। ठीक है, तो यार यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन तीनों के बीच का जो कोण है ना वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि अगर ये एंगल है यहाँ पे शुरू हुआ ब्लैक वाला और एक साइकिल कंप्लीट करता है यहाँ से यहाँ तक, ये बेटा पाई होगा और यहाँ 2 पाई होगा। ठीक है, ये पाई है, यहाँ 2 पाई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो होगा पाई/2 होगा, मैंने बताया था यहाँ पाई/2 होगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखता हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, पाई/2 होगा। ठीक है, ये वाला जो है पाई/2 होगा।
तो यार ये देखो ना, जब ये π/2 है और दूसरा जब इस पोजीशन पे है, तो ये जो होना चाहिए ना 120 डिग्री होना चाहिए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है 120 डिग्री होना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से इसमें थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मतलब जहाँ पे पहला ज़ीरो कट कर रहा है दूसरे का, मतलब यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये 120 डिग्री, फिर फर्दर यहाँ से जो साइकिल कंप्लीट हुआ वहाँ से अगले को लेकर के जब यहाँ तक गए इस पे, तो 120 डिग्री। तो तीनों के बीच 120 डिग्री का फेज होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं मिली होगी, तो एक और हम जब फेजर को तरीके से ड्रॉ करते हैं इसको फेजर फॉर्म में, तो हम लिखते हैं कि सपोज ये है हमारा E1, ये है हमारा E2 और ये है हमारा E3, ठीक है, E1 E2 E3। चलो यार थोड़ा सा, ठीक है, ये है E1, ओके, E1 E2 E3। मैंने क्या कहा कि तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब है इसके इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। इसके इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। और इसके इसके बीच का एंगल भी कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, ठीक है। E1 E2 E3, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन को रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो E1 और E3 के बीच का एंगल आप देखोगे तो कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ से मैं इधर चल रहा हूँ नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर E1 है तो E2 कितना होगा, -120 डिग्री, ठीक है। चलो ये हो गया इस तरह से। इसको हम अगर इस कंडीशन को बेटा बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। जैसे किसी भी एक कंडक्टर में जो प्रोड्यूस ईएमएफ हमने पहले पढ़ा है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये हमने पढ़ा है। इसी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, सपोज E बराबर Em, Em की जगह मैं एक वर्ड यूज करूँगा यहाँ पे, Em कैपिटल में साइन ओमेगा टी। सेम तरीके से जैसे V बराबर Vm साइन ओमेगा टी हम कर रहे थे, वैसे यहाँ पे E बराबर Em साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यार पहले कंडक्टर में जिसको हम रेफरेंस मानते हैं, पहले मान लिया हमने, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो E1 हुआ, और E1 बराबर Em साइन ओमेगा टी, E1 बराबर Em साइन ओमेगा टी। तो यार ये बताओ कि E2 कितना होगा, E2 कितना होगा, और E2 बराबर हो जाएगा Em साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। अभी मैंने देखा था E2 जस्ट नीचे था E1 के, और E3 कितना हो जाएगा, E3 हो जाएगा Em साइन ओमेगा टी माइनस, अगर उसी डायरेक्शन में चलते हैं तो निगेटिव की तरफ से, तो 240 डिग्री, ठीक है। कैसे, इसको याद रखो, फिर मैं आपको ले चलता हूँ पहले की तरफ, इसको ध्यान से रखना अभी, फिर आगे चलते हैं। कैसे देखो यार, ये था E1, ये था E2, ये था E3, ठीक है। ये 120 डिग्री हुआ ना, तो जब हमने E1 को लिखा तो इसीलिए E2 वाले में -120 किया। इसके इसके बीच भी कितना है, 120 डिग्री है ना, तो -120 था और 120 और हुआ, तो क्या हो गया, 240 डिग्री हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन जब हम इधर से आ रहे हैं तो हम निगेटिव की तरफ चल रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन को लेके चले, इसका उल्टा, तो E3 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये भी तो 120 डिग्री है, बट डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, नीचे की तरफ जा रहे हो तो -120, और यहाँ से ऊपर गए तो +120, ठीक है। देखो
चलो ये कहानी एक बार फिर से ख़त्म करते हैं। यहाँ देखो, E1 बराबर जब था EM साइन ओमेगा टी, तो E2 बराबर हमने कहा EM साइन ओमेगा टी माइनस 120, और 120 120 है। E3 इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी माइनस 1, सॉरी माइनस 240। ठीक है, E3 बराबर EM साइन ओमेगा टी माइनस 240। क्या 240 है, इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं, इसी E3 को ये भी तो लिख सकते हैं, E3 बराबर साइन EM साइन ओमेगा टी प्लस 120। जो मैंने अभी ड्रॉ किया था वहाँ पे हम इसको प्लस 120 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइड से देखें तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाके देखेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाके देखेंगे तो ये 120 डिग्री पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमारे पास आई हैं, E1 E2 और E3, ये तीन वोल्टेज हमें मिल गए तीनों फेज के। जहाँ 1 2 3 क्या है, तीन हमारे पास तीन फेज हैं, तीन क्या है, फेज हैं। तो तीनों का मान मिल गया बेटा हमको, E1 E2 और E3। ठीक है, E1 E2 और E3। अगर हमको E1 E2 E3 का मान मिल गया तो क्या रिजल्टेंट वोल्टेज हमको नहीं मिल जाएगा? तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमको रिजल्टेंट वोल्टेज भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको देखें कैसे निकालते हैं। अगर हमको वोल्टेज मिल गया बेटा E1 E2 E3, तो क्या हम तीनों में करंट नहीं निकाल सकते हैं, I1 I2 I3? और तीनों में करंट अगर निकाल लिए बेटा तो तीनों का पावर मिल जाएगा। पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई, मतलब E1 इंटू I1 E2 इंटू I2 E2 इंटू I3। और तीनों का पावर अगर हम ऐड कर दें तो क्या हमको कंप्लीट पावर नहीं मिल जाएगा? तो तीनों पावर मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये रहा बेसिक जो है AC सर्किट के कुछ चीज़ें। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और मिनट्स के क्या क्या सिंगल फेज और थ्री फेज में डिफरेंसेस हैं और उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।